नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई चलती हुई चीज आखिर रुक क्यों जाती है? या फिर एक रॉकेट, वो भला स्पेस में कैसे पहुंच जाता है? तो चलिए आज हम उन्हीं नियमों को समझते हैं जो हमारे आसपास की हर एक चीज की गति को कंट्रोल करते हैं। सदियों से इंसान एक बहुत ही सिंपल से लगने वाले लेकिन गहरे सवाल से जूझता रहा है कि भाई चीजों को असल में चलाता क्या है? क्या ये कोई अदृश्य शक्ति है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। अच्छा जरा सोचिए, अगर किसी गेंद को मैदान में किक मारी जाए तो वो हमेशा तो नहीं चलती रहती है ना, वो थोड़ी देर बाद रुक ही जाती है। बस इसी वजह से सदियों तक लोग यही मानते रहे कि हर चीज की जो नेचुरल स्टेट है वो है आराम, मतलब हर चीज आखिरकार रुकना ही चाहती है। तो ये जो सोच थी कि चीजें अपने आप रुकना चाहती हैं, ये बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी रही। लेकिन क्या ये वाकई सच है? अगर चीजें रुकना नहीं चाहती तो फिर वो रुकती क्यों हैं? इस आम सोच को चुनौती देने और असली वजह का पता लगाने के लिए एक बिल्कुल ही नई क्रांतिकारी सोच की जरूरत थी। क्या हो अगर हम सब अब तक गलत ही सोचते आ रहे थे? और ये नई सोच आई गैलीलियो गैलीली जैसे शानदार दिमागों से। उन्होंने दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए पता है क्या किया? उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी मन में ही प्रयोग करने का तरीका अपनाया। तो चलिए सीधे गैलीलियो के दिमाग में झांकते हैं। उन्होंने सोचा, मान लीजिए एक यू शेप का रैंप है। अगर एक कंचे को एक तरफ से लुढ़काया जाए तो वो दूसरी तरफ लगभग उतनी ही ऊंचाई तक वापस चढ़ने की कोशिश करेगा जहां से उसे छोड़ा गया था, है ना? अब यहां से बात और मजेदार हो जाती है। गैलीलियो ने सोचा कि अगर दूसरी तरफ की ढलान को थोड़ा कम कर दिया जाए तो क्या होगा? अब कंचे को अपनी ओरिजिनल हाइट तक पहुंचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। और बस यहीं पर गैलीलियो ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर दूसरा रैंप एकदम सपाट, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो और उस पर कोई फ्रिक्शन, कोई घर्षण भी न हो? तो अब कंचा अपनी पुरानी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी दूर जाएगा? और इसका जवाब था, वो कंचा कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा। इस एक ख्याल ने हमें यूनिवर्स के एक सबसे बुनियादी नियम से मिलवाया। तो किसी भी चीज की अपनी हालत को, चाहे वो रुकी हो या चल रही हो, उसे बनाए रखने की जो ये आदत है, इसी को बाद में सर आइजैक न्यूटन ने अपने पहले नियम यानी फर्स्ट लॉ का नाम दिया। इस गुण को कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज की एक तरह की जिद है। अगर वो रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है। और ये जड़त्व हमें अपने चारों ओर दिखता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है कैरम। जब स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली गोटी पर तेजी से मारा जाता है तो क्या होता है? बाकी सारी गोटियां अपने जड़त्व की वजह से वहीं की वहीं रह जाती हैं, है ना? अरे, और ये वाला जादू तो शायद कई लोगों ने किया भी होगा। अगर ग्लास के ऊपर रखे कार्ड पर एक सिक्का रखकर कार्ड को तेजी से खींचें तो सिक्का कार्ड के साथ नहीं जाता। वो अपने जड़त्व की वजह से अपनी जगह पर ही रहता है और सीधा गिलास में गिर जाता है। और ये तो हम सबने महसूस किया है। जब कोई चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर जड़त्व की वजह से आगे ही बढ़ते रहना चाहता है। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर चीज में जड़त्व होता है, पर सब में बराबर नहीं होता। जिस चीज का वजन या कहिए कि मास ज्यादा होता है, उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। अब खुद ही सोचिए, एक ट्रेन को धक्का देना या रोकना एक साइकिल के मुकाबले कितना ज्यादा मुश्किल है। बस यही है जड़त्व का खेल। ठीक है, तो अगर हर चीज अपनी हालत में बदलाव का विरोध करती है, तो फिर हम किसी चीज की स्पीड को कम या ज्यादा कैसे करते हैं? यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ तस्वीर में आता है, जो हमें बताता है फोर्स के बारे में। अच्छा, दूसरे नियम को समझने से पहले एक और चीज समझनी होगी, संवेग यानी मोमेंटम। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी चलती हुई चीज में कितनी गति भरी हुई है उसका नाप है। मतलब मास और वेलोसिटी को मिला दें तो मोमेंटम बनता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी चीज पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उसका मोमेंटम बदलता है। मोमेंटम में इस बदलाव को ही हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन।
और जितनी भारी चीज उतना ही कम एक्सेलरेशन। सिंपल। और इसी सब से निकल कर आता है फिजिक्स का शायद सबसे फेमस फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, यानी F=ma। इसका एक जबरदस्त उदाहरण क्रिकेट में देखने को मिलता है। एक फील्डर तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ताकि वो बॉल के मोमेंटम को जीरो करने का टाइम बढ़ा सके। और जब टाइम बढ़ जाता है तो हाथों पर लगने वाला फोर्स अपने आप कम हो जाता है। ये सब F=ma का ही कमाल है। तो न्यूटन के पहले दो नियम हमें बताते हैं कि एक अकेली चीज पर फोर्स का क्या असर होता है, पर उनका तीसरा नियम वो बताता है कि जब दो चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं तब क्या होता है। तीसरा नियम कहता है हर एक्शन का एक बराबर और उल्टी दिशा में रिएक्शन होता है। जैसे जब कोई नाविक नाव से आगे कूदता है तो वो अपने पैरों से नाव को पीछे धकेलता है, ये हुआ एक्शन, और बदले में नाव भी उसे आगे की तरफ धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। फोर्स हमेशा जोड़ियों में काम करता है, कभी अकेला नहीं। तो ये जो 3 नियम हैं, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली हर तरह की गति को समझाता है। हाँ, ये तीनों नियम मिलकर ही हमें समझाते हैं कि बस के चलने पर हमें पीछे की तरफ धक्का क्यों महसूस होता है, एक भारी मेज को हिलाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, और यहाँ तक कि एक रॉकेट सिर्फ अपने धुएं के जोर पर स्पेस में कैसे पहुंच जाता है। तो अगली बार जब कोई भी चीज हिले, रुके या अपनी दिशा बदले, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा। इसके पीछे वही 3 जबरदस्त नियम काम कर रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना कि अगर हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है तो फिर कोई भी चीज आखिर हिलती कैसे है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्स हमेशा अलग अलग चीजों पर लगते हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा।